साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने चैनल दिनेश कुमार गौड़ में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारत की न्याय व्यवस्था पर। देश की आजादी के बाद जो सरकार बनी उसने जो अंग्रेजियों की नीति थी उन्हीं नीतियों पे काम किया। उन नीतियों में कोई विशेष बदलाव नहीं किया। न पुलिस में, न न्याय प्रणाली में, न हमें हमारी पुरानी भाषा की तरफ ध्यान दिया, न हमारी संस्कृति को देखा। और हमारे नियम और कानून जो हमारी वर्तमान आजादी के बाद की परिस्थितियों के हिसाब से बदले जाने थे, उन पे भी कोई कार्य नहीं किया। विगत 10 सालों में गुलामी के निशानों को मिटाने का कुछ काम हुआ है। नौसेना में जो गुलामी का प्रतीक ब्रिटिश सिंबल था उसको हटाकर शिवाजी महाराज का लगाया। मुगल गार्डन को अमृत गार्डन किया। राजपथ को प्रगति पथ बनाया और प्रगति पथ पे जो गुलामी के निशान थे उसको मिटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाने का, मूर्ति लगाने का काम किया। और विशेष रूप से दिसंबर 2023 के अंदर आईपीसी और सीपीआरसी के अंदर उनके बदलाव करके उनके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाए, जो 1 जुलाई 2024 से देश के अंदर लागू हो गए। और उसमें वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से उसमें परिवर्तन करने की बात की गई है। खैर, आज हम बात करना चाहेंगे विशेष रूप से भारत की न्यायपालिका पर। भारत की न्यायपालिका बहुत अनूठी है। अंग्रेजों के टाइम में और आज के टाइम में कोई बदलाव नहीं हुआ। जजों के एटीट्यूड में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि उससे बदतर हालत हो गई है। दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जहां कोलिजम प्रथा होगी, यानी आप ही अपने लोगों को शुरू में नियुक्ति तो यूपीएससी से हो जाती है, उसके बाद आप ही आगे प्रमोशन करेंगे, आप ही आगे उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति करेंगे, छुट्टियां वुट्टियां सब आप अपने आप से करेंगे और आप आप ही अपने आप के मालिक हैं। और भाई भतीजावाद चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, साक्ष्य प्रमाण है उसके। और फैसले के अंदर भी नियम कायदे को अलग रख के एक सह विवेक वर्ड लगा के और उसके अंदर सह विवेक से फैसले लिए जाते हैं। और उस सह विवेक के फैसलों में भ्रष्टाचार और पक्षपात की बू अवश्य आती है। आज के जो जज लोग हैं वो आम नागरिक को बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। और पहली बात तो ऊपर के न्यायालयों में उनका पहुंचना ही संभव नहीं है आदमी का। और जो पहुंचते भी हैं उनके साथ ही नहीं, कुछ चुनिंदा जो विशेष उनके कृपा पात्र जज हैं उनको छोड़ के, कृपा पात्र वकील हैं उनको छोड़कर वकीलों से भी बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता है, अवांछनीय व्यवहार किया जाता है। और कई बार तो जो केस उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया है उससे इतर टिप्पणियां कर दी जाती हैं जो कि उस केस में आवश्यक ही नहीं होती। और विभिन्न विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी को जो उनके समक्ष पेश किया जाता है, वो पेश करने के लिए बुलाते हैं, उनके साथ में बहुत ही भद्दा व्यवहार किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। अपनी ईगो को शांत करने के लिए करते हैं, अपने आप को सुपर दिखाने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं?
वो आप खुद ही समझ लीजिए, और जो है बहुत अपमानित करते हैं उन कर्मचारी और अधिकारियों को जो इनके समक्ष जो है आते हैं। और जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस पर भी परामर्श देना ही नहीं, निर्णय देने का काम करते। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। आतंकवादी कश्मीर के अंदर थे, उनका मानव अधिकार इनको ध्यान था, और सेना को बता रहे थे गोली कौन सी चलानी है, कितनी जो है साइज की चलानी है, कहां चलानी है। जो फौजी, चाहे वो पुलिस का जवान हो, पैरामिलिट्री का हो, मिलिट्री का हो, जो भी हो, वो अपनी जान जोखिम में डाल के देश के हित के लिए वहां पे आतंकवादियों से लड़ रहा होता है, और आप उनको ज्ञान देते हैं। आपको क्या ज्ञान है इस बारे में? आपने कभी बॉर्डर पे देखा है कि आतंकवादियों के बीच गए हैं? अच्छों की पैंट गीली हो जाती है ऐसे माहौल के अंदर। इस तरह के जो है वो परामर्श देने का काम करते हैं, और उसका सिर्फ एक ही कारण कि इन पे कोई अंकुश नहीं है, ये निरंकुश बने हुए हैं। ये अपनी पदोन्नति खुद करेंगे, अपने पर जो है ना छुट्टियां खुद तय करेंगे, तो फिर इन पे काय का अंकुश? इसलिए आज आवश्यकता है भारत की न्यायपालिका को सुधारने के लिए एक सशक्त आंदोलन किया जाए, एक सशक्त आंदोलन किया जाए कि न्यायपालिका में आमूल परिवर्तन किया जाए, देश की परिस्थिति, देश के वातावरण के अनुसार जो है इसके अंदर जो है परिवर्तन किया जाए। और इस आंदोलन के लिए कुछ मांगे जो मेरे विचार में आई, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जितने भी न्यायालय में कार्यरत जज हों या अन्य कर्मचारी हों, इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो बनाई जाएं, और उसमें अन्य विभाग के जो विभाग हैं उनकी सेवा शर्तों को भी उसमें मद्देनजर रखा जाए। और जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियां भी अन्य विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके अनुरूप रखी जाए। अंग्रेजों ने जो रखी हुई थी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां, वो उनके वातावरण के हिसाब से रखी हुई थी। आज तो गर्मी के अंदर उनको ज्यादातर तो कोर्ट जो है वो एसी सिस्टम हो गया, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है, गाड़ी भी एसी से आते हैं। तो ये छुट्टी और ये समय खराब करने की क्या बात है? जबकि हर जज के पास इतने केसेस पेंडिंग हैं, उसके बाद भी ये बेसमय से इन लोगों ने अपनी जो है ना छुट्टियां और जो है वो निर्धारित की हुई हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया। पदोन्नति, उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए जो जिला जज हैं और जो वकीलों से पदोन्नति की जाती है, उसके लिए लिखित और मौखिक परीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, और एक कोटा फिक्स किया जाना चाहिए कितने जो है आप जज से लेंगे, कितने वकील से, और अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल है तो आप दूसरी तरफ से आप उसको भर सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं। इसी तरह से उच्चतम न्यायालय के अंदर जो है पदोन्नति के लिए भी जो है एक सही प्रक्रिया निभाई जानी चाहिए इसी तरह की। और जो सीजीआई है उसकी नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड होना चाहिए जो सीनियर मोस्ट 3 जजों की सीआर को देखे और उनके अनुरूप जो है सीजीआई का अपॉइंटमेंट करे। सॉरी, माफ करना। जैसे एक डिमांड और, जो डिमांड नंबर छोड़िए, डिमांड एक और, उसके अंदर ये है कि जैसे अन्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी
अपने आय व्यय का ब्यौरा, अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा हर साल प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही जो है न्यायाधीशों और जजों और जो है वहां पे कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य होना चाहिए, वो भी अपना जो है वो करें। इसके अलावा आप जानते हैं न्याय में देरी होना न्याय न होने के बराबर, इसलिए न्याय टाइम बाउंड होना चाहिए। न्याय को एक समय सीमा बांध दी जानी चाहिए, इस समय सीमा के अंदर जो है वो करें, और जो अधिकारी या कर्मचारी इसके लिए दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो जमानत है ना, जमानत की भी अवधि तय होनी चाहिए। और आज इमीडिएटली जो 1 साल से ज्यादा लोग जमानत पर चल रहे हैं, उनकी जमानत तुरंत रद्द करके और तय समय सीमा में उनका जो है फैसला किया जाना चाहिए। और जो न्यायाधीश अपने समक्ष पेश किए गए मामले के इतर तर्क टिप्पणियां करते हैं या अपने समक्ष जो है उपस्थित कर्मचारी और अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, अपमानित करते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि वहां पर इन न्यायाधीश महोदयों के लिए एक जो है नैतिक शिक्षा का कोर्स भी लागू किया जाना चाहिए, जो साल में 1 हफ्ता हर न्यायाधीश को उसको अटेंड करना आवश्यक होना चाहिए, ताकि उनको जो है अगर वो कुछ पटरी से उतर रहे हैं तो उनमें सूद आ जाए। यह भी तय होना चाहिए कि कौन सी प्रवृत्ति के मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आज की तरह नहीं पिक एंड चूज, रसूखदार आदमी सीधा सुप्रीम कोर्ट। भाई लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट काहे के लिए बने हुए? ये क्यों हो रहा है? ये जब जज के विवेक पे है, जिस केस को चाहेंगे वो ले लेंगे। ये भ्रष्टाचार का जो है एक बहुत बड़ा कारण। रंजन गोगोई साहब जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक समारोह में कहा था कि उच्चतम न्यायालय में आम आदमी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में जो कुछ वो रसूखदार जज हैं, वो एजेंटों का काम कर रहे हैं और जो है फैसले उनके अनुरूप होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश की, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद किसी प्रमाण की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और यह भी तय होना चाहिए किन मामलों में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। पहली बात तो आप डायरेक्ट केस नहीं लेंगे, जो केस नीचे से आएंगे उनको किन मामलों में आपको तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है और कौन से मामले तुरंत सुनने की आवश्यकता है, इसको जो है ना लिया जाए। और ये सह विवेक जो है ना, इसको खत्म किया जाए। ये सह विवेक बहुत घातक है। मैं आपको उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, लेकिन आप और हम सब समझ रहे हैं सह विवेक के पीछे क्या खेल हो रहे हैं। उन खेलों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और स्टे देने से पहले आपको जो है जो दूसरा पक्ष है उसको अवश्य सुनना चाहिए। ये क्या है, आज सवेरे स्टे दिया, सवेरे एक कोर्ट ने आपको जो है आपके विरुद्ध फैसला दिया, आप हायर कोर्ट में गए, उन्होंने इमीडिएटली स्टे कर दिया। पहली बात तो नीचे वाला जज जो है विवेकहीन नहीं है, वो भी यूपीएससी से आया है, आप भी यूपीएससी से आए हो। आपकी पदोन्नति कैसे हुई है ये एक शोध का विषय है।
फिर उसके बाद में आप दूसरे जो पक्ष है उसको सुनते ही नहीं हो, उसको बगैर सुने जो है आप जो है स्टे देने का काम कर देते हो। ये स्टे का खेल बंद हो जाना चाहिए। ये स्टे, मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा सीतलवाल या सलमान खान का, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां रसूखदार लोग जो है वो लेते, भ्रष्टाचारियों को जमानत मिल जाती फटाक से, और सालों जमानत पे चलते हैं। ये मतलब बड़ा अजीब आता है। पिक एंड चूज, रात को कोर्ट खुलता है, और कितनी शर्म की बात है, खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए जिस अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है जजों ने फांसी दी हो, उसके बचाव की जो है याचिका रात को कोर्ट खुला के आप सुनते हैं। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी। तीसरा सीतलवाल जिसके खिलाफ चार्ज प्रूव हो गए, उसके लिए रात को कोर्ट खुला के उसको स्टे देते हैं। ऐसी क्या आफत आ जाती है। यानी ये सब खेल बंद होने चाहिए। इनके पीछे जो है कॉन्शियस है वो मैलाफाइड बिल्कुल नजर आती है। और जो सेवा, जो न्यायाधीश महोदय, जज महोदय हैं, इनको सेवा के समय और सेवानिवृत्ति के बाद वही लाभ दिए जाने चाहिए जो इनके समकक्ष दूसरे विभाग के सेम कैडर के, सेम वेतनमान के जो है अधिकारियों को दिए जाते हैं। उससे इतर इनको अलग से कोई नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह से सेवा के अवधि के दौरान इनको वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य विभाग के समकक्ष अधिकारियों को मिलती हैं, उससे इतर इनको नहीं मिलनी चाहिए। ये कुछ मेरे दिमाग में कुछ विचार आए, ये मांगे होनी चाहिए, वो मैं आपके सामने मैंने रखा। आज वर्तमान में जो हमारे जज हैं उनको ये समझ लेना चाहिए वो सर्वोच्च नहीं है। आज देश गुलाम नहीं है, आज देश आजाद है। क्षमा कीजिएगा। और देश के जो असली जो शक्ति है वो जनता जनार्दन के हाथ में। सर्वशक्तिमान जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जो संसद में बैठते हैं वो सर्वोच्च है। ये भ्रम न्यायाधीशों के मन में कब निकलेगा? जब उचित अंकुश इस पे होगा। इन पे अंकुश के लिए सरकार भी जो है वो कोशिश की, उन्होंने जो है इनके कॉलेजियम में बदलाव की कोशिश की, इन्होंने जो है उसको पलट दिया। लेकिन सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोगों को आंदोलन करके सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए और न्यायपालिका के अंदर आमूल चमूल परिवर्तन करवाने के लिए एक सशक्त आंदोलन करना चाहिए, ताकि हमारे देश के अंदर न्याय व्यवस्था हर आदमी के, गरीब से गरीब आदमी, आम आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी के लिए एक समान। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आपको अगर ये मेरा अंक पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइटम को दबाएंगे और जो है मेरा हौसला बढ़ाएंगे। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।